आज हम करेंगे चैप्टर 20 द यूनियन गवर्नमेंट द जुडिशरी। तो इस चैप्टर में क्या है, इन द प्रीवियस टू चैप्टर्स यू हैव स्टडीड अबाउट टू मेजर ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। आपने पिछले दो चैप्टर में जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके दो ऑर्गन के बारे में पढ़ चुके हो आप, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बारे में। You have seen that legislature makes laws, whereas it is the responsibility of the executive to enforce them। आप ये पढ़ चुके हो कि भाई लेजिस्लेचर जो होता है, यानी कि जो हमारी लोकसभा राज्यसभा यानी कि पार्लियामेंट है, वो क्या करती है भाई, लॉज को बनाती है, नियम कानून बनाती है। वेयर एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव, और जो एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो लॉज बने हैं, जो कानून नियम बने हैं उनको एनफोर्स करना, उनको लागू करना। और एग्जीक्यूटिव में कौन आ जाता है, आप पढ़ चुके हो, पीएम और उसका जो मंत्रिमंडल है और प्रेसिडेंट आते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट द थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, द जुडिशरी। और इस चैप्टर में हम जो गवर्नमेंट है उसके जो थर्ड ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, उसका नाम क्या है, जुडिशरी। In a federal government, it is essential to have judiciary which not only resolve dispute but is the final इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो हमारा जो फेडरल सिस्टम है, इसके बारे में भी आपको मैंने एक चैप्टर में बताया था कि फेडरल सिस्टम में क्या है भी, पावर को डिवाइड किया जाता है सेंटर और स्टेट्स में। और इट इज़ द एसेंशियल टू हैव, और इसके लिए जुडिशरी ज़रूरी है, न्याय व्यवस्था हमारी क्या है, ज़रूरी है। कि कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है, कोई भी झगड़ा या किसी भी बात पे कोई ऐसी बात हो जाती है जिसको निपटाना ज़रूरी है, तो उसके लिए जुडिशरी ज़रूरी है। बट इज़ द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो हमारा संविधान है उसका भी जो फाइनल इंटरप्रेटर है, यानी कि जो फाइनल उसके बारे में जो बात बताएगा। अगर कोई विवाद हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, तो फाइनल जो व्याख्या करेगा उसकी, ठीक है, वो कौन करेगा, जुडिशरी ही करेगी। और जुडिशरी की जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो व्याख्या करेगी किसी पॉइंट पर, तो उसी को ही फाइनल माना जाएगा। Whenever a dispute arises regarding property, violation of rights, abuse of power, violence, exploitation, or any other issue related to our day-to-day life, the matter can be taken to court ऑफ लॉ टू सीक जस्टिस। अब जब भी कोई डिस्प्यूट हो जाए, प्रॉपर्टी का हो जाए, कोई वायलेशन ऑफ राइट्स का हो जाए, अब्यूज़ ऑफ पावर, पावर के गलत इस्तेमाल का हो जाए, वायलेंस कोई हिंसा हो, या किसी के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो यानी कि शोषण हो, तो वो इस इश्यू को कोर्ट में ले जा सकता है और न्याय अपना पा सकता है। द कोर्ट गिव्स जस्टिस टू द एग्रीव्ड पार्टी। और जो कोर्ट होता है हमारा, वो क्या देता है भाई, जो एग्रीव पार्टी है, जिसको कुछ मतलब लीगल कुछ हानि हुई है, उसको वो क्या दे सकता है भाई, उसको न्याय दे सकता है। देयर फॉर ए जस्टिस ऑफ कोर्ट्स अंडर ए इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज़ द फाउंडेशन ऑफ द डेमोक्रेसी। और जो हमारी डेमोक्रेसी में जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी किस पे है भाई, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। जो हम जुडिशरी में क्या आ जाता है, सारा सिस्टम ऑफ कोर्ट्स हमारे आ जाते हैं, ठीक है, ये जज वगैरह, ठीक है, ये इसमें आ जाते हैं जो न्याय व्यवस्था को चलाते हैं। आगे है भाई इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अब हमारी जुडिशरी क्या है, बिल्कुल इंडिपेंडेंस है। जुडिशरी के ऊपर जो जितने भी हमारे कोर्ट वगैरह हैं उसके ऊपर किसी का भी प्रभाव नहीं है, ये स्वतंत्र रूप से काम करती है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जस्टिस इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल एंड अनबायस्ड। जस्टिस मतलब न्याय तभी ही पॉसिबल हो सकता है जब हमारी जो न्याय व्यवस्था है, जुडिशरी है, वो इंडिपेंडेंट हो, उस पर किसी का भी प्रभाव ना हो, इम्पार्शल और अनबायस्ड हो, वो किसी एक तरफ झुकी ना हो, किसी एक का पक्ष ना ले। द जुडिशरी नॉट ओनली प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द सिटीजन बट आल्सो रिजॉल्व वेरियस डिस्प्यूट्स arising out of the civil cases, criminal cases and constitutional matter with any pressure from the executive or the legislature। जो अगर कोई भी
जुडिशरी का काम क्या है? अब जो भी हमारे देश के सिटीजन्स हैं उनके जो अधिकार हैं, राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करना। और क्या है इसका काम? और कोई भी अगर डिस्प्यूट हो जाता है, कोई भी झगड़ा या कोई भी विवाद हो जाता है, चाहे वो सिविल केस हो, चाहे वो क्रिमिनल केस हो, या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो, उसको भी जुडिशरी सॉल्व करती है, और बिना किसी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के प्रेशर में। ना तो ये किसी जुडिशरी किसी मंत्री के प्रेशर में आती, ना ही ये लोकसभा राज्यसभा जो भी हमारी पार्लियामेंट है किसी के प्रेशर में नहीं आती, ये स्वतंत्र होकर काम करती है। Our constitution has various provision which make our judiciary independent and keeps it free from influence of the legislature and the executive। हमारे जो संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कई प्रोविज़न किए गए हैं जिससे कि हमारी जुडिशरी है जो वो क्या रहे, इंडिपेंडेंट रहे। किससे इंडिपेंडेंट रहे? लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पर उसका कोई भी प्रभाव ना हो। ठीक है, किसी तरह का कोई प्रभाव ना हो, किसी तरह का ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव उसके ऊपर किसी तरह का प्रेशर ना डाल सके। अब ये डू यू नो में क्या है? देर आर स्पेशल प्रोविजंस डैट इंश्योर द इंडिपेंडेंट ऑफ द जुडिशरी ऑफ इंडिया। कौन कौन से प्रोविज़न किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? द जजेस आर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिफिकेशन। जो जजेज हैं उनकी जो जब भी वो अपॉइंट किए जाएंगे तो वो उनके क्वालिफिकेशन के आधार पे अपॉइंट किए जाएंगे, किसी की सिफारिश से नहीं। द जजेस कैन नॉट बी रिमूव्ड ईजिली। और जजेस को आसानी से हटाया नहीं जाएगा। देयर इज ए स्पेशल प्रोसीजर टू रिमूव देम। और इनको अगर हटाना भी है तो एक स्पेशल प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा जिसको हम इम्पीचमेंट कहते हैं। द जजेस आर पेड एडिक्वेट सैलरी। और इनको अच्छी सैलरी मिलेगी जजेस को। देयर सैलरी एंड अलाउंसेस कैन नॉट बी रिड्यूस ड्यूरिंग देयर टेन्योर। और द टेन्योर ऑफ द जजेस इज फिक्स्ड। और जो टेन्योर का मतलब होता है कि भाई इनका काम करने का समय, इनके काम करने का जो कार्यकाल है कि 1 साल करेगा, 5 साल करेगा, या कितने साल तक करेगा, 65 ईयर्स तक करेगा, या 62 ईयर्स की एज तक करेगा, इसकी ये क्या है भाई, इनका टेन्योर फिक्स किया गया है। आगे है टाइप ऑफ केसेस। कितनी तरह के केस होते हैं? देयर आर मेनली 2 टाइप ऑफ केसेस विच आर ब्रॉट बिफोर ए कोर्ट। तो 2 तरह के केस होते हैं, एक होते हैं सिविल केसेस और दूसरे होते हैं क्रिमिनल केसेस। सिविल केसेस में क्या होता है? द सिविल केसेस रिलेट टू डिस्प्यूट ओवर प्रॉपर्टी, मैरिज, मनी, रेंट मैटर्स, परचेज ऑफ गुड्स एट्सेट्रा। सिविल केसेस में ये सभी केस आ जाते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी का केस हो, कोई मैरिज का हो, मनी का हो, रेंट मैटर हो, कोई किराएदार से मकान मालिक से कोई परचेज ऑफ गुड्स या कोई चीज़ खरीदने का कोई केस हो ऐसा। दीज आल्सो इंक्लूड द इन्फ्रिजमेंट और वायलेशन ऑफ राइट ऑफ इंडिविजुअल। और इसमें क्या आ जाएगा भाई? कोई वायलेशन ऑफ राइट, अगर कोई हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसका वायलेशन करता है, उसका केस भी सिविल केस में ही आएगा। देयर आर सिविल लॉज टू सेटल एंड डिसाइड सिविल केसेस। इसमें सिविल लॉ अलग से बना रखे हैं सेटल करने के लिए। किसको? सिविल केसेस को सेटल करने के लिए, सोल्व करने के लिए सिविल लॉ अलग से बना रखे हैं। दूसरी तरह के केसेस आ गए क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस में क्या होगा भाई? ऑफेंसेस लाइक रॉबरी। इसमें रॉबरी आ जाएगी, जैसे डाका डाल लेना, मर्डर आ जाएगा, चीटिंग, हरेसिंग ऑफ वुमेन, बीटिंग, वायलेंस, किडनैपिंग। ये इस तरह के जो आ जाएंगे वो केस आ जाएंगे क्रिमिनल केसेस में आ जाएंगे। टैक्स इवेशन इज़ आल्सो ए क्रिमिनल ऑफेंस। और टैक्स की चोरी करना भी क्या है भाई? एक तरह से क्रिमिनल ऑफेंस है। यूजुअली द क्रिमिनल केसेस बिगिन विद द लॉजिंग ऑफ एन FIR। और जो क्रिमिनल केसेस होते हैं वो किससे शुरू होते हैं भाई? FIR करवानी पड़ती है शुरू में, उसकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, उसके बाद FIR के बाद ही क्या शुरू होती है भाई? नेक्स्ट कार्रवाई शुरू होती है। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस, फिर पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। द केस इज़ फाइल्ड इन द कोर्ट। और केस कोर्ट में फाइल कर दिया जाता है। इन केस द क्राइम इज प्रूव्ड। अगर क्राइम प्रूव्ड हो जाता है, द अक्यूज्ड कैन बी आइदर सेंट टू जेल और फाइंड, और इन सम केसेस बोथ फाइंड एंड जेल। और अक्यूज्ड को फिर क्या दी जाती है भाई? दोषी को या तो जेल भेज दिया जाता है, या सज़ा, या उस पर फाइन लगाया जाता है, या सज़ा और फाइन उसको दोनों दिए जाते हैं। आगे भाई डू यू नो में एन FIR इज़ लॉज्ड विद
पुलिस अबाउट ए क्रिमिनल ऑफेंस। एफआईआर तब की जाती है जब एक क्रिमिनल ऑफेंस हो कोई। अकॉर्डिंग टू लॉ वेन एवर ए पर्सन इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट एन ऑफेंस इट इज़ कंपल्सरी फॉर द पुलिस टू रजिस्टर एन एफआईआर। अगर कोई पर्सन बताता है, कोई मतलब ऑफेंस के बारे में बताता है कि ठीक है, तो उसको पुलिस को कंपलसरी है कि भाई एफआईआर रजिस्टर्ड करनी पड़ेगी। द नोटेबल पॉइंट हेयर इज़ डैट एनी वन हुज नोज अबाउट द ऑफेंस। अगर कोई भी उसके अलावा भी कोई भी व्यक्ति, कोई दूसरा व्यक्ति भी अगर उसको पता है कि कुछ मतलब कोई घटना घटित हुई है, कोई अपराध हुआ है, तो उसका भी वो एफआईआर, दूसरा व्यक्ति भी एफआईआर कर सकता है। ठीक है, नॉट नेसेसरीली द विक्टिम ऑफ द क्राइम। जरूरी नहीं है कि विक्टिम ही मतलब उस क्राइम का जो विक्टिम हुआ है सिर्फ वही एफआईआर दर्ज करे, दूसरा कोई अन्य व्यक्ति भी एफआईआर दर्ज कर सकता है। आगे आ गया भाई सिंगल यूनिफाइड एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। जो हमारा सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम है, जो न्यायपालिका है, सिंगल यूनिफाइड है और इंटीग्रेटेड है। ये कैसे है इसको हम पढ़ेंगे। द यूनिक फीचर ऑफ आवर फेडरल डेमोक्रेटिक सेटअप इज़ अ सिंगल यूनिफाइड एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम फॉर द होल कंट्री। हमारे जो देश में, होल कंट्री में कैसा सिस्टम है? सिंगल यूनिफाइड एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। यानी कि हमारे जो न्याय व्यवस्था है वो सारे देश के लिए एक जैसी ही है, सिंगल ही है, मतलब ठीक है, एक जैसा ही कानून है हमारे पूरे देश के लिए। इट हैज़ गॉट पावर टू सुपरवाइज एंड कंट्रोल द वर्किंग ऑफ एंटायर जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया। और इसके पास क्या है भाई, जुडिशियल जो सिस्टम है उसके पास उसको सुपरवाइज करने की और कंट्रोल करने की जो एंटायर, जो हमारे पूरे देश का जो जुडिशियल सिस्टम है उसको कंट्रोल और सुपरवाइज करने की क्या है, उसके पास पावर है। इट एंश्योर जस्टिस टू ऑल। और ये एंश्योर करता है कि सभी को न्याय मिले। द सुप्रीम कोर्ट एट द अपेक्स इज द highest judicial authority followed by the high court in the states and then subordinate court in every district। सबसे जो ऊपर है हमारा वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। जो हमारे जुडिशियल सिस्टम में सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। फिर उसके बाद जो स्टेट्स में आते हैं हाई कोर्ट, और फिर हाई कोर्ट से भी नीचे क्या आते हैं भाई, सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं। सबसे ऊपर हमारा जुडिशियल सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद फिर सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं। द लोएस्ट कोर्ट इन द जुडिशियल हायरार्किकल ऑर्डर इन द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। और जो सबसे नीचे है वो कौन सा आता है भाई, लोएस्ट कौन सा आता है, कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट आता है इस सिस्टम में। द लोअर कोर्ट आर कंट्रोल्ड एंड सुपरवाइज्ड बाय द हाई कोर्ट। और जो लोअर कोर्ट होते हैं उनको कौन कंट्रोल करता है और कौन सुपरवाइज करता है, कौन देखभाल करता है उसकी, कंट्रोल्ड और सुपरवाइज्ड बाय हाई कोर्ट। ए जजमेंट गिवन बाय द लोअर कोर्ट कैन बी चैलेंज्ड इन द हाई कोर्ट। अगर किसी लोअर कोर्ट ने कोई जजमेंट सुनाई है, कोई सज़ा या कोई ऐसा मतलब कोई जजमेंट दी है, उसको हम हाई कोर्ट में फिर दोबारा से केस करके उसको क्या कर सकते हैं भाई, चैलेंज कर सकते हैं। सिमिलरली एन इंडिविजुअल कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट टू ऑफ इंडिया टू अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट। ऐसे ही अगर कोई हाई कोर्ट ने जजमेंट दी है और वो मतलब ऐसे ही हाई कोर्ट की जजमेंट को अपील किया जा सकता है, कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में हम जा सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब लोअर कोर्ट से हम कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट से हम कहाँ जा सकते हैं, लास्ट में सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अगर उसने अपील करनी है तो। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज डैट द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है कि भाई जो भी लॉ डिक्लेयर कर देगा, कौन, सुप्रीम कोर्ट जो लॉ बनाएगा, डिक्लेयर कर देगा, उसको पूरी जो इंडिया को मानना पड़ेगा, जो पूरी इंडिया की कोर्ट्स हैं उन सबको मानना पड़ेगा। यानी कि जो हमारा जुडिशियल सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, सुप्रीम कोर्ट है, और सबसे ऊपर भी यही है। अब इसने आगे दे रखा है, लेट अस नाउ स्टडी द इंडियन जुडिशियल सिस्टम विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। एक फ्लो चार्ट बना रखा है इंडियन जुडिशियल सिस्टम का। देखो सबसे ऊपर आएगा सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद आएगा हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के नीचे आएंगे सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स और लोअर कोर्ट इन डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, तो ये सिस्टम है हमारा। और आगे ये जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है और या लोअर कोर्ट इन डिस्ट्रिक्ट में जो कोर्ट होते हैं उसको भी आगे डिवाइड कर रखा है इसने। उसमें आ जाएगा सिविल कोड आ जाएगा,
कोर्ट ऑफ द सबऑर्डिनेट सिविल जज फर्स्ट क्लास, और मुंसिफ कह देंगे या कोर्ट ऑफ सब जज सेकंड क्लास। ठीक है, ऐसे ही इधर ये तो सिविल कोर्ट्स हैं, और ऐसे ही क्रिमिनल कोर्ट्स ये भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ही आएंगे। क्रिमिनल कोर्ट्स सेशन जज, एडिशनल सेशन जज होता है इसमें, असिस्टेंट सेशन जज, फिर आ जाएगा भाई चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट कह सकते हैं, कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास ऑब्लिक स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑब्लिक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ठीक है, ये सारे दे रखे हैं भाई, ये क्रिमिनल कोर्ट्स दे रखे हैं, और ये कितने दे रखे हैं भाई, सिविल कोर्ट्स दे रखे हैं। किसमें, लोअर डिस्ट्रिक्ट, लोअर कोर्ट इन डिस्ट्रिक्ट में दे रखे हैं। अब आगे है भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन जनवरी 26, 1950। सुप्रीम कोर्ट कब बनाया गया इंडिया का, 26 जनवरी 1950 को। द सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री विद इट्स हेडक्वार्टर एट न्यू दिल्ली। जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा सबसे बड़ा कोर्ट है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। इट हियर्स बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केस, ये सिविल केस और क्रिमिनल केस दोनों सुनता है। इट आल्सो डील्स विद केसेस परटेनिंग टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और ये ऐसे केस भी के साथ डील करता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में कुछ इंटरप्रिटेशन देनी हो, उसकी व्याख्या करनी हो। जैसे मान लो कोई बात किसी मतलब कॉन्स्टिट्यूट में किसी मतलब बात पर विवाद हो जाता है कि ये सही है या गलत है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो फिर उसका फैसला कौन करता है, उसकी व्याख्या कौन करता है, उसकी व्याख्या उसका फैसला उसको इंटरप्रेट कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। किसको, कॉन्स्टिट्यूट को इंटरप्रेट, यानी कि उसको व्याख्या करेगा उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की, और उसकी जो व्याख्या होगी इंटरप्रिटेशन जो होगी उसकी वो लास्ट होगी, यानी कि फाइनल होगी, उसी को ही मानना पड़ेगा। उसके बाद आगे भी कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन क्या है इसका, द सुप्रीम कोर्ट कंप्राइज ऑफ ए चीफ जस्टिस। इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होता है एंड ए मैक्सिमम नंबर ऑफ 31 अदर जजेस। एक चीफ जस्टिस होता है सुप्रीम कोर्ट में और 31 दूसरे जजेस होते हैं, हु आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कॉलेजियम सिस्टम। और इनको कौन अपॉइंट करता है, इनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और क्या सिस्टम है अभी अपॉइंट करने का, कॉलेजियम सिस्टम है। ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम में देखो क्या होता है, इट इज़ ए क्लोज्ड ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कॉलेजियम सिस्टम में क्या होता है, एक तो होता है चीफ जस्टिस और 4 उसके और सीनियर जजेस होते हैं उसके साथ, यानी कि 5 जनों की एक आप यूँ लगा लो एक ग्रुप है, उसको ही कॉलेजियम कह देंगे। ठीक है, वाइल अपॉइंटिंग द चीफ जस्टिस द प्रेसिडेंट कंसल्ट अदर जजेस एज ही शी डीम्स प्रॉपर। और जब किसी को मतलब अपॉइंट करना हो चीफ जस्टिस, द प्रेसिडेंट कंसल्ट अदर जजेस, और जो प्रेसिडेंट है वो दूसरे जजेस के साथ क्या करेगा भाई, कंसल्ट करेगा और उसका सही ढंग से क्या करेगा भाई, उसका पता लगाएगा, उसके बारे में जानेगा। ठीक है, जब भी प्रेसिडेंट को मतलब अगर अपॉइंट करना है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, तो दूसरे जजेस के साथ वो क्या करेगा, सलाह मशवरा करेगा और उसके बारे में पूरा पता लगाएगा। नॉर्मली द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और नॉर्मली क्या होता है भाई, जो सबसे जो सीनियर जज होता है उसी को ही सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया जाता है। सिमिलरली द अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर आल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसी तरह दूसरे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उसको भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं वही अपॉइंट करते हैं। अब आगे है क्वालिफिकेशंस ऑफ जजेस। जजेस की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, टू बी एलिजिबल टू बिकम ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ए पर्सन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए जज बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट का, ए जज ऑफ द हाई कोर्ट फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर, और वो 5 ईयर का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए किसमें, कि वो हाई कोर्ट का या किसी कोर्ट का क्या हो, जज रह चुका हो, तभी वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। ए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और वो एक जाना माना क्या हो, जूरिस्ट हो, जाना माना एक जज हो, किसकी नज़र में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की नज़र में वो एक जाना माना क्या हो,
जूरिस्ट हो, ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करता है सुप्रीम कोर्ट के जज को। आगे आगे भी टेन्योर एंड रिमूवल फ्रॉम ऑफिस, उसका कार्यकाल कितना होता है और उसको ऑफिस से कैसे रिमूव किया जा सकता है। द चीफ जस्टिस एंड all other judges of the Supreme Court remain in office till they attain the age of 65 ईयर। 65 ईयर तक उनका क्या होता है, अगर उनकी एज 65 ईयर तक है तो वो रह सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ और जो दूसरे जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के। वंस ए जज इज अपॉइंटेड ही कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस। जब एक जज को क्या किया जाता है भाई, अपॉइंट किया जाता है, तो उसको आसानी से हटाया नहीं जा सकता, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में हटाया नहीं जा सकता। ही she can be removed only on ground of proved misbehavior of incapacity to discharge functions by the president on the basis of a resolution passed by each house of the parliament by a special majority during the सेम सेशन। देखो अगर उसको हटाना है तो हटाना का काम बहुत ही मुश्किल है। अगर ये प्रूव हो जाए कि उसने कोई मिसबिहेवियर किया है या वो अपनी ड्यूटी को सही तरह से नहीं निभा पा रहा है, अपने काम को सही तरह से नहीं कर पा रहा है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको क्या कर सकता है भाई, हटा सकता है। मगर कैसे हटाएगा, अगर पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी हो, दोनों हाउस की से पास हो जाए वो, ठीक है, रेजोल्यूशन एक प्रस्ताव रखा जाएगा और वो प्रस्ताव दोनों किससे पास हो जाए, दोनों हाउस से पास हो जाए, पार्लियामेंट से पास हो जाए और सेम सेशन में पास होना चाहिए और मेजोरिटी उसकी 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्पीचमेंट, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे भाई, इम्पीचमेंट का प्रोसेस कहेंगे। जैसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए इम्पीचमेंट होता है, वैसे ही जजेस को हटाने के लिए भी क्या होता है भाई, इम्पीचमेंट का प्रोसेस है। आगे आगे अभी सैलरी एंड अलाउंसेस, क्या क्या सैलरी होती है इसकी। जो चीफ जस्टिस होता है उसकी सैलरी होती है 2.8 लाख पर मंथ, और जो दूसरे जजेस होते हैं उसकी सैलरी होती है, सुप्रीम कोर्ट के जो दूसरे जजेस, 2.5 लाख पर मंथ। और इसके अलावा उन्हें क्या मिलते हैं भाई, कुछ अलाउंसेस मिलते हैं, कुछ फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जैसे कि ऑफिशियल रेजिडेंस मिलता है उनको, ठीक है, कार मिलती है, ट्रैवल अलाउंस मिलता है, लीव मिलती है, पेंशन मिलती है, और जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उनको क्या मिलती है भाई, पेंशन वगैरह मिलती है। तो ये सभी फैसिलिटीज़ उनको दी जाती हैं। आगे अभी पावर एंड फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या पावर है और क्या क्या फंक्शन है। पावर तो पता है आपको, शक्ति, और फंक्शन क्या है, काम। एज the highest court of the country, the Supreme Court perform many important functions and exercises different type of jurisdiction such as original, appellate, एडवाइजरी, सुपरवाइजरी और सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन। अब इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि ओरिजिनल क्या होता है और एपेलेट क्या होता है और एडवाइजरी क्या होता है और सुपरवाइजरी क्या होता है। तो सबसे पहले भाई ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, इसमें क्या होता है भाई, ये क्या काम है भाई सुप्रीम कोर्ट का। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इज एक्सरसाइज्ड इन केसेस विच ओरिजिनेट इन द सुप्रीम कोर्ट, विच मीन्स दे कैन बी हर्ड इन द सुप्रीम कोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। सच केसेस इंक्लूड डिस्प्यूट अराइजिंग बिटवीन द यूनियन एंड वन और मोर स्टेट, बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट और स्टेट वाया one or more states, between two or more state, interstate disputes regarding sharing of water and also कम अंडर दिस कैटेगरी। देखो आप ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आप क्या होता है भाई, ये किसी दो आदमियों के बीच में कोई मतलब केस नहीं होता। ये केस जो होता है वो होता है सेंटर या स्टेट के बीच में, दो स्टेट के बीच में आपस में, इस तरह का जो केस होते हैं उसको हम ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहते हैं। और इन केसों की सुनवाई कौन करता है भाई, सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है। ये दो आदमियों के बीच का केस नहीं होता, ये किस किस का केस होएगा, सरकारों के बीच का, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हो सकता है, दो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हो सकता है आपस में, या स्टेट गवर्नमेंट के बीच बिटवीन टू और मोर स्टेट। इंटर स्टेट डिस्प्यूट हो सकता है, कोई स्टेट के अंदर ही कोई ऐसा डिस्प्यूट हो, वो हो सकता है, जैसे कि शेयरिंग ऑफ वाटर, पावर एंड आल्सो अंडर दिस कैटेगरी, ठीक है। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट किसकी सुनवाई करेगा, किन केसों की सुनवाई करेगा, जो दो मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में कोई केस हो, दो स्टेट के बीच में कोई केस हो, या स्टेट के अंदर ही कोई ऐसा डिस्प्यूट हो, जैसे पानी को लेकर पानी को लेकर कोई डिस्प्यूट हो, या फिर बिजली या दूसरी चीज़ों को लेकर कोई
डिस्प्यूट हो उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करता है। इसी को हम ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहते हैं। और अपेलेट जुरिस्डिक्शन में क्या होता है, इसमें एक्सरसाइज टू हियर अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट एंड अदर कोर्ट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल सिविल एंड क्रिमिनल केस। दिस jurisdiction is applicable to cases involving interpretation of the constitution, cases sent by the high court, and the criminal cases where a high court changes the decision of lower court and gives a death sentence. The Supreme Court can also review its own decision taken earlier. देखो एपेलेट जुरिस्डिक्शन में क्या होता है, मान लो कि नीचे वाली कोर्ट ने किसी को सज़ा दे दी, कोई मान लो उसको डेथ सेंटेंस दे दिया, मृत्यु की सज़ा दे दी, तो अगली कोर्ट में वो जा सकता है, ऊपर कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में वो जा सकता है, केस कर सकता है। तो ऐसी ही जो सुनवाई होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं भाई, एपेलेट जुरिस्डिक्शन कहते हैं। ठीक है, तो क्या भाई, क्या जो भी हाई कोर्ट ने डिसीजन दिए हैं उसके विरुद्ध कोई भी अगर जाना चाहे, मान लो वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिगार्डिंग नहीं है, तो या कोई सिविल केस है या फिर कोई क्रिमिनल केस है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल के रिगार्डिंग कोई केस है, अगर वो हाई कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है तो कोई व्यक्ति को अगर वो निर्णय ठीक नहीं लगा तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट उसकी फिर सुनवाई करेगा, केस करेगा, उसको बोलेंगे एपेलेट जुरिस्डिक्शन। उसके बाद आ गया भाई एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। इसमें क्या होता है, एडवाइस दी जाती है कोई। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन कवर्स कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यू एंड मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिजायर्स टू ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एनी सच ओपिनियन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाइंडिंग टू द प्रेसिडेंट। अगर कोई ऐसा कोई मुद्दा आ जाता है प्रेसिडेंट के पास कि उसको ओपिनियन लेनी पड़ जाए, सलाह लेनी पड़ जाए सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट उससे मतलब सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को सलाह देता है कि कौन से इश्यू होने चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यू होने चाहिए, संविधान से, कॉन्स्टिट्यूट से रिलेटेड कोई इश्यू में अगर प्रेसिडेंट सलाह लेना चाहता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको सलाह देता है। एनी सच ओपिनियन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। अगर सुप्रीम कोर्ट उसको कोई सलाह देता है राष्ट्रपति को, मगर राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, चाहे वो माने चाहे ना माने। ठीक है, उसके बाद आ गया सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन। सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ ऑल द कोर्ट बिलो इट। इसमें क्या करता है भाई, इसमें क्या काम है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का ये काम है उसके नीचे जितनी भी कोर्ट्स हैं, जितनी भी मतलब कोर्ट्स हैं उसके नीचे छोटी, वो उसको क्या करेगा, उसकी सुपरवाइज करेगा कि वही ये जो नीचे वाली कोर्ट्स हैं वो कैसे चल रही हैं, उसको सुपरवाइज करने का काम भी किसका है, सुप्रीम कोर्ट का ही है। अब आ गया कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ये क्या काम है भाई सुप्रीम कोर्ट का, द सुप्रीम कोर्ट फंक्शंस एज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अंडर विच द प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट आर प्रिजर्व। जितने भी केसेस वगैरह होते हैं वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में चले जाते हैं, यानी कि उसको एक तरह से रिकॉर्ड कर लिया जाता है। देखो नाम ही क्या है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। उसको जितने भी फैसले दिए जाते हैं, जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, सुनवाई होती हैं, मान लो कोई सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो उसको क्या रख लिया जाता है, एक तरह से रिकॉर्ड में रख लिया जाता है। दिस रिकॉर्ड कैन बी साइटेड एज प्रेसिडेंट्स इन फ्यूचर इन ऑल द कोर्ट इन द कंट्री। और ये जो फैसले जो सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई फैसला लिया है उसको हमने मतलब संभाल के रख लिया, उसको एक तरह से दस्तावेज बन गया वो। अब कोई इसी तरह का कोई दोबारा कोई केस आता है तो वही दस्तावेज दिखाकर उस केस का जल्दी से निपटारा किया जा सकता है। इसी को बोलेंगे हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। जो फैसला पहले दिया जा चुका है वो एक तरह से एक एग्जाम्पल बन जाता है आगे आने वाले केसों के लिए। अगर वैसा ही केस है तो वो एग्जाम्पल देकर हम मतलब वो जो मतलब जिस केस का जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो सभी कोर्ट को क्या करना पड़ेगा भाई, जितने भी कोर्ट हैं कंट्री में फ्यूचर में उसको क्या करना पड़ेगा, उस फैसले को मानना पड़ेगा। मतलब उस फैसले के आधार पे ही जो उस जैसा कोई केस आता है तो उसका निपटारा करना पड़ेगा। उसके बाद आता है भाई प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट। जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारा प्रोटेक्टर है, एक तरह से फंडामेंटल राइट की हमारी रक्षा करता है। एज प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स द सुप्रीम कोर्ट में डिक्लेयर ए लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर null and void if it
इनक्रोचेज अपॉन द फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल। अगर देखो सुप्रीम कोर्ट हमारा क्या है, प्रोटेक्टर है फंडामेंटल राइट का। अगर जो हमारी लेजिस्लेचर है यानी कि पार्लियामेंट है, अगर कोई ऐसा निर्णय दे देती है, ऐसा कोई कानून बना देती है जिससे हमारे फंडामेंटल राइट, लोगों के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को नल एंड वाइड कर सकता है, बिल्कुल मतलब उस कानून पर रोक लगा सकता है। देयरफॉर आवर फंडामेंटल राइट आर सिक्योर इन द हैंड्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसलिए जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं वो सुप्रीम कोर्ट के हैंड में क्या है, बिल्कुल सिक्योर है। उसके बाद आता है भाई गार्जियन ऑफ ओवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये इसका मतलब भी वही है कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसका एक तरह से ये रक्षा करता है। संविधान में जितनी भी बातें लिखी हुई हैं, ठीक है, उनको वो मान्य करवाता है। द सुप्रीम कोर्ट इज़ द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है। सो द कोर्ट डज नॉट अलाउ आइदर द एग्जीक्यूटिव और द लेजिस्लेचर टू वायलेट एनी प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी प्रोविज़न दे रखे हैं, ना तो उसको कोई एग्जीक्यूटिव यानी कि मंत्री, पीएम, राष्ट्रपति जो भी है, और ना ही लेजिस्लेचर यानी कि हमारी संसद, कोई भी उसको प्रोविज़न को क्या नहीं कर सकता, वायलेट नहीं कर सकता, उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। द सुप्रीम कोर्ट अलोन हैज़ द अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। और सुप्रीम कोर्ट के पास ही कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करने की क्या है, अथॉरिटी है। कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करने की अथॉरिटी का मतलब है कि अगर मान लो किसी भी बात पे, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बात लिखी हुई है और उस बात पे कोई निर्णय नहीं हो पाता, कोई विवाद हो जाता है, तो उसका फैसला कौन करेगा भाई, उसकी उस मतलब उस नियम कानून की व्याख्या कौन करेगा, एक तरह से संविधान की व्याख्या कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा कि भाई ये बात ऐसे होगी। तो इसका मतलब क्या है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो भी मतलब उसकी संविधान की व्याख्या की है वो सबको माननी पड़ेगी, वो उसकी फाइनल इंटरप्रेट होगी, फाइनल व्याख्या होगी। उसके बाद आगे भाई पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। अब पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू में क्या आएगा, जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू द लॉज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर टू ascertain whether they are in conformity with the provision of the constitution or not। अब जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, यानी कि जो भी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ने जो भी कानून बनाए हैं, सुप्रीम कोर्ट उनको देख सकता है कि क्या वो लोगों के लिए ठीक है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हैं, ठीक है। तो वो उनको क्या कर सकता है भी, रिव्यू कर सकता है, दोबारा से दे सकता है क्या वो ठीक है या नहीं। एनी लॉ डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल इमीडिएटली सीजेस टू रिमेन इन फोर्स। अगर कोई भी ऐसा जो लॉ है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उसको एकदम से सीज कर दिया जाता है, उसको एकदम से बंद कर दिया जाता है, उस लॉ को, कानून पर रोक लगा दी जाती है। इन दिस वे द कोर्ट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द पीपल एंड गार्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी तरह मतलब इस तरह हम देखते हैं कि जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है। द जुडिशियल रिव्यू इज एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ द प्रोटेक्टिंग एंड एनफोर्सिंग द राइट। और जुडिशियल रिव्यू क्या है, एक इम्पोर्टेंट मीन है हमारे राइट को प्रोटेक्ट करने का। आफ्टर गोइंग थ्रू द पावर ऑफ द फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, डोंट यू थिंक दैट द रोल ऑफ द अपेक्स कोर्ट इज क्वाइट वाइड एंड कॉम्प्रिहेंसिव। आपने इसकी पावर और फंक्शन के बारे में पढ़ा, क्या आपको नहीं लगता कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ये विस्तृत है। इट हैज़ ऑलवेज प्रोटेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन की क्या करता है भाई, रक्षा करता है। इट ऑब्जर्व द एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड स्टॉप दैम वेर एवर एंड वेन एवर नेसेसरी। और ये ऑब्जर्व करता रहता है किसको, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करता रहता है और उसकी एक्टिविटीज़ को एकदम से क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है, जब उसको ऐसी ज़रूरत, जब कहीं भी ऐसी ज़रूरत पड़े कि जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही है, तो वो उस कानून को एकदम से रोक सकता है। It also interferes in the working of the other court to ensure justice through fair trial। और ये दूसरी जो कोर्ट हैं, उसके नीचे जो कोर्ट हैं, उनको भी टाइम पर ऑब्जर्व करता रहता है और कि उसमें क्या हो भाई, फेयर ट्रायल्स हो, यानी कि सही ढंग से उसमें क्या हो, काम हो। तो ये हमने सुप्रीम कोर्ट के कुछ पावर एंड फंक्शन के बारे में पढ़ा है। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे।